हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पुनीता चौड़िया आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम प्रोटीन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोटीन हमारे शरीर का संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं, सभी अंग, तंत्र, सभी अवयव प्रोटीन से ही बने हुए हैं। प्रोटीन ग्रीक भाषा से आया है। इस शब्द का अर्थ होता है प्रथम स्थान वाला या प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। हमारे शरीर में अगर इसकी मात्रा के हिसाब से देखें तो जल के पश्चात प्रोटीन ही प्रमुखता से पाया जाता है। प्रोटीन का रासायनिक संगठन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में यह अपनी संरचना बनाता है, जिसमें कि यह NH2 एमीन ग्रुप कहलाता है, कार्बोक्सिल ग्रुप CO2H और R यानी कि एक एक्टिव ग्रुप होता है, और ये पूरी संरचना मिलकर के एमिनो अम्ल कहलाती है। एक एमिनो अम्ल का ये सूत्र मैं आपको बता रही हूँ, जिसके कार्बन की चारों संयोजकताओं पर एक जगह हाइड्रोजन, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक अमीन ग्रुप और एक एक्टिव ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। यह अमीनो अम्ल आगे श्रृंखलाबद्ध एक से एक जुड़ते हैं, जो कि पॉलीपेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं, और ये पूरी चेन कम से कम 100 एमिनो अम्लों की जुड़ करके आगे श्रृंखला जो तैयार होती है, वह प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर या प्रोटीन का एक संरचना तैयार करते हैं। इसमें एमिनो अम्ल जो है वह अपने आर या एक्टिव ग्रुप के आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें कि अलग अलग अवयव, सल्फर भी हो सकता है या और भी दूसरे जो भी एक्टिव उसके उपस्थिति के हिसाब से इसके नाम हम इसमें देंगे। हमारे शरीर में जितने भी प्रोटीन के एमिनो एसिड्स हैं, उन्हें हम दो श्रृंखलाओं में विभाजित करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो कि हमें भोजन के द्वारा ही लेने पड़ते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि हमारा शरीर स्वयं अपने आप उनका निर्माण कर सकता है। तो जो भोजन के द्वारा ही लेने हैं, जिन्हें हमारा शरीर नहीं बना सकता, उनको भोजन से लेना आवश्यक है, इसलिए उन्हें हम आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। ये आवश्यक एमिनो अम्ल हमारा शरीर नहीं बना सकता है, और सभी एमिनो अम्लों का अपना अपना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगर कोई भी एक एमिनो अम्ल हमारे शरीर के अंदर नहीं आ रहा है, तो जो शरीर के उस अवयव की संरचना है, उसमें से अगर एक भी एमिनो अम्ल मिसिंग होगा तो वो संरचना नहीं बन पाएगी। इसलिए इन 10 ही एमिनो अम्लों को हमें भोजन के द्वारा अपने शरीर को है। इन 10 एमिनो अम्लों के नाम हैं लाइसिन, ट्रिप्टोफेन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन, वैलिन, मिथियोनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। ये 10 एमिनो अम्ल मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, हमारा शरीर स्वतः निर्माण नहीं कर सकता है, इसलिए हमें इन्हें आहार के द्वारा लेना अत्यावश्यक है। और फिर बाद में आते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, यानी कि अगर हम इनमें से कोई भी एक एमिनो अम्ल आहार से नहीं भी ले रही हैं, तो हमारा शरीर विभिन्न क्रियाओं के द्वारा, मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा स्वतः ही इनका निर्माण करके संरचना को पूर्ण कर सकता है। तो ये नॉन एसेंशियल कहलाते हैं, यानी कि ये ऐसे एमिनो अम्ल हैं जिन्हें कि हम अगर एक बार को आहार से नहीं भी लें तो हमारे शरीर में निर्माण का कार्य नहीं रुकता है। ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन, सिस्टीन, थायरोसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, प्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन और सिट्रुलिन। ये सभी 20 एमिनो अम्ल मिलकर के हमारे पूरे शरीर की विभिन्न प्रकार की संरचनाओं को बनाने का कार्य करते हैं। इसके बाद में अब हम इसके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोटीन के वर्गीकरण में सबसे पहले हम लेते हैं इसके प्रकार, और फिर उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे साथ में। इसके प्रकार में सबसे पहले हम देखते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स जो कि हमारे शरीर में किसी भी क्रिया को या उपापचयन को कराने का कार्य करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम जो है हमारे शरीर में लिपिड मेटाबॉलिज्म का कार्य करता है। इसके बाद में दूसरा आता है प्रोटियोज, ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का कार्य करते हैं। इसके नेक्स्ट टाइप्स आते हैं ट्रांसपोर्ट का, जिसमें हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जो है लाल रक्त कणिकाओं के साथ में
ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। तीसरा प्रकार आता है इसका हार्मोन्स। हार्मोन्स के अंदर आपने सुना हुआ होगा इंसुलिन, जो कि हमारे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का कार्य करता है। और ग्रोथ हार्मोन जो है वह अस्थियों के ग्रोथ में या विकास में कार्य करता है। चौथा प्रकार आता है इसमें संरचनात्मक प्रोटीन, जो कि हमारे शरीर की विशेष अंग की संरचना का निर्माण करता है, जिसमें पहला आता है केरेटिन। केरेटिन से हमारे बाल नाखून बनते हैं। और कोलेजन, जिसमें कि कार्टिलेज और स्किन का निर्माण होता है। कार्टिलेज उपास्थि, जो कि कान में या नाक के अंदर आप सॉफ्ट बोन के तौर पर महसूस कर सकते हैं। पांचवा इसका प्रकार आता है संग्रहण का या स्टोरेज का, जिसमें कि केसीन। केसीन जो है एक मिल्क प्रोटीन का रूप है। और ग्लाइडिन, जो कि गेहूं के अंदर संग्रहित प्रोटीन का रूप दिखाई देता है। छठा इसका प्रकार आता है प्रोटेक्टिव या सुरक्षात्मक प्रोटीन, जिसमें कि एंटीबॉडीज़ जो कि हमारे शरीर पर आक्रमण करने वाले बाह्य तत्वों का नाश करने का कार्य करती है, शरीर को सुरक्षा देती है। और दूसरा आता है जैसे फाइब्रोनोजन, जो कि रक्त का थक्का बनने के समय एक्टिव होकर के रक्त स्राव को रोकने में हेल्प करता है। सातवां आता है कॉन्ट्रैक्टाइल, जिसमें कि मसल्स को संकुचित करने की क्षमता देने वाला प्रोटीन होता है। यह है एक्टिन, जो कि मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जो हमारी एक्टिव मसल्स हैं, जैसे हाथों का सिकुड़ना, पैरों का चलना, इन सब कार्यों को करने के लिए हमारी मांसपेशियों को सिकुड़ना पड़ता है। और इसके लिए जो प्रोटीन काम में करता है वह एक्टिन प्रोटीन है। इसी तरह से लास्ट इसमें टॉक्सिक कार्य करने वाले राइसिन, जो कि कैस्टर बीन में पाया जाता है और यह विषाक्तता देता है। और इसी वर्गीकरण में अगला प्रकार हम देख रहे हैं, जो कि प्रोटीन की संरचना के आधार पर है। प्रोटीन की संरचना के आधार पर हम 3 विभाग कर सकते हैं: सरल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। सरल प्रोटीन के अंदर फिर 2 प्रकार आते हैं आगे, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन के कुछ उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, जो कि तंतुनुमा या रेशेनुमा संरचना में पाए जाते हैं। कोलाजन, इलास्टिन, केराटिन, मायोसिन, ओसिन, ये सभी प्रोटीन जो हैं हमारे शरीर में तंतु या फाइबर के रूप में पाए जाते हैं। फिर आता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो कि हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, हिस्टोन्स, प्रोटामिन, ग्लूटेलिन, प्रोलामिन और स्क्लेरोप्रोटीन। फिर उसके बाद में कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में कुछ तत्व इनके साथ में जुड़ करके अपना कार्य करते हैं, जैसे कि न्यूक्लियोप्रोटीन, इसमें प्रोटीन के साथ में जुड़ा हुआ है, म्यूकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, मेटलोप्रोटीन, फ्लेवोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन। इन सभी में ये जो प्रोटीन हैं, इनके साथ में कुछ एक बाह्य तत्व या एक्टिव ग्रुप जुड़ा है और ये एक्टिव ग्रुप से इसका नाम विशेष अलग अलग रहता है और ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की श्रेणी में आते हैं। फिर डिराइव्ड प्रोटीन के अंदर प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक प्रोटीन डिराइव्ड में हैं प्रोटीन्स, मेटाप्रोटीन और कोएगुलेटेड प्रोटीन्स। और सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन है प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, ये सभी जो हैं ये डिराइव्ड प्रोटीन्स में आते हैं। और अब हम इसके क्लासिफिकेशन में अगला देखते हैं, इसकी गुणवत्ता के आधार पर। प्रोटीन की गुणवत्ता हम मुख्यतः शरीर में उसका काम में आना या उसके अंदर प्राप्त होने वाले सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स की उपलब्धता, इसके आधार पर हम उसको गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। तो जो एनिमल प्रोटीन हैं, जो हमें जानवर स्रोत से प्राप्त होते हैं, उनकी गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि उनमें सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पूरे मिलते हैं। तो इसलिए सबसे पहला कंप्लीट प्रोटीन, जो कि हाई बायोलॉजिकल वैल्यू यानी कि हमारे शरीर के अंदर उसकी उपयोगिता सबसे उच्च श्रेणी की है, तो ये हमारा कंप्लीट प्रोटीन होता है, जिसमें कि अंडा, मांस, मछली, इन सब से जो हमें प्रोटीन प्राप्त होता है वह हाई बायोलॉजिकल वैल्यू कंप्लीट प्रोटीन होता है। दूसरे प्रकार का प्रोटीन हम मानते हैं पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन, आंशिक पूर्ण प्रोटीन। आंशिक यानी कि इसमें 1 या 2 आवश्यक एमिनो अम्ल अनुपस्थित होते हैं और ये आपस में एक दूसरे के संयोजन से फिर पूर्ण कर सकते हैं इनको हम। तो आंशिक पूर्ण प्रोटीन के अंदर हमें अनाजों के और दालों के जो प्रोटीन मिलते हैं वो रहते हैं, इनके अंदर 1-2 अमीनो अम्ल अनुपस्थित होते हैं। और तीसरा प्रकार आता है इनकम्प्लीट प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन।
यानी कि इनसे प्राप्त होने वाले प्रोटीन जो हैं उनके अंदर अमीनो अम्लों पूरी आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या पूरी नहीं होती है और यह हमारे शरीर के अधिक उपयोग में नहीं आ पाते हैं। यानी कि जो पूर्ण प्रोटीन है वह हमारे शरीर में पूरी तरह से उपयोगी हो जाता है, हमारे शरीर की संरचना का निर्माण कर सकता है। जो आंशिक पूर्ण प्रोटीन है वो खुद अकेला पूरी संरचना का निर्माण नहीं कर सकता, पर अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन या इन दोनों को एक साथ मिला करके खाएंगे तो वह पूर्ण प्रोटीन बना सकते हैं। और तीसरा अपूर्ण प्रोटीन, यानी कि इनके अंदर 2, 3 या और भी अधिक आवश्यक अमीनो अम्ल जो हैं वो अनुपस्थित होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए संरचना के काम के लिए उपयोगी नहीं होते। धन्यवाद।